विपक्षी एकजुटता वाली बैठक फिर एक बार। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब सीधा जनता के सामने जाए। सत्ता को घेरने वाली बैठक फिर एक बार। इधर कई प्रयास तेज हुए हैं, एक ममता जी के नेतृत्व में, और अब सोनिया जी प्रयास कर रही हैं। सत्ता के सपनों वाली बैठक फिर एक बार। जो मोदी विरोधी है एक साथ आए हैं। अच्छा होता है ये मीटिंग पार्लियामेंट के सेशन के दौरान करती। 2024 की उम्मीदों वाली बैठक फिर एक बार। जो लड़ना चाहता है इस दुश्मन के खिलाफ, इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। अनेकता में एकता, पार्टी है 19 लेकिन शो है एकजुटता का। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई और ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक जैसे दिग्गज इसमें शामिल हुए। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर माथापच्ची हो रही है। डॉक्टर संबित पात्रा आज मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना की हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। भारत की सियासत में विपक्षी एकता का ग्रैंड प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी ने तमाम बड़े विपक्षी नेताओं के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। वर्चुअल बैठक में सरकार के खिलाफ साझा प्रस्ताव लाया गया है। 15 दलों को आमंत्रण गया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का, जिनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। विपक्ष ने बैठक से पहले सरकार पर हमला बोला, कहा जनता के लिए खतरा है ये सरकार। हेडलाइन बनाने के लिए हमारी बैठक के दिन सोमनाथ चले गए पीएम। वहीं बीजेपी कह रही है पहले ममता बनर्जी ने बैठकें की, अब सोनिया गांधी कर रही है। मीटिंग का एजेंडा ये है कि जनता के सामने, देश के सामने गंभीर समस्याएं हैं। पूरे पार्लियामेंट की सत्र हुई, ये समस्याओं को विपक्ष को उठाने का मौका नहीं दिया सरकार ने। सरकार खुद डिस्टर्ब करते गई पार्लियामेंट को। तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, अब सीधा जनता के सामने जाए। विपक्षी राजनीति का एजेंडा तय करने के लिए इधर कई प्रयास तेज हुए हैं, एक ममता जी के नेतृत्व में, और अब सोनिया जी प्रयास कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छा है, नया शुरुआत है। सब विरोधी दल जो मोदी विरोधी है एक साथ आए हैं। मुझे लगता है इससे उभर के एक इकाई आएगा, विरोधी इकाई। अच्छा होता है ये मीटिंग पार्लियामेंट के सेशन के दौरान करती, और पार्लियामेंट सेशन ठीक चले, और जो अपोजिशन के लीडर मिसबिहेव करे तो मिसबिहेव ना करते। जिस प्रकार से वो टेबल पर चढ़कर उनके सांसद प्रताप बाजवा नाच रहे थे, वो ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। सोनिया गांधी के न्योते पर हुई इस बैठक का मुख्य एजेंडा है विपक्षी एकजुटता का ग्रैंड शो। कोविड की दूसरी लहर में सरकार की नाकामी, कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार, संसद का मॉनसून सत्र फेल होना, अर्थव्यवस्था की हालत और किसान संकट। एक तरफ सांप्रदायिकतावादी तरीका है विभेद का, एक तरफ फैसीवादी तरीका है। इसके खिलाफ जो भी ईमानदार भारत में रह रहे हैं, कोई भी ईमानदार भारतवासी इसके खिलाफ इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। कोई बहाना से ये लड़ाई से हट जाना ठीक नहीं है, और अलग थलग करके लड़ नहीं सकता। जो लड़ना चाहता है इस दुश्मन के खिलाफ, इसके खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। इस बैठक का न्योता सोनिया गांधी की तरफ से 2 पार्टियों को नहीं भेजा गया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इससे पहले भी मॉनसून सत्र में विपक्षी पार्टियों ने कई बार सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने वाली बैठकें की। सबसे पहले मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तमाम दलों की बैठक हुई, जिसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के नाश्ते पर विपक्षी बैठक की हुई। तमाम दलों ने मिलकर सरकार को घेरा। मॉनसून सत्र के दौरान ही ममता बनर्जी ने भी दिल्ली आकर सरकार को ललकारा। राजधानी में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और साफ कहा, मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना ही होगा। इसी कड़ी में सोनिया गांधी की बैठक के जरिए विपक्ष 2024 के चुनावों से पहले एकजुटता का संदेश दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसे विपक्षी एकजुटता की धुरी बने रहने के तौर पर भी देखा जा रहा है।
9 अगस्त को कांग्रेस पार्टी में अक्सर सवाल खड़े करने वाले कपिल सिब्बल ने भी विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया था, जिसमें शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता दावत पर आए थे। गांधी परिवार को लेकिन इस दावत का न्योता नहीं दिया गया था। ये उसके काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय मेहमानों से करा देते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद और प्रवक्ता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुरदीप सप्पल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे और हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, आपसे पूछेंगे कि क्या हो गया, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है, जल्दी से दिखाइए। बड़ी खबर इस वक्त ये आती हुई खबर ये आ रही है कि जो बैठक हुई है उसमें तथाकथित रूप से एसपी बीएसपी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन शामिल नहीं हुई हैं ये दो पार्टियां उस बैठक में। वहीं आम आदमी पार्टी को तो न्योता नहीं दिया गया था, न्योता नहीं दिया गया था। सोनिया की बैठक में आम आदमी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जो तस्वीरें अब आ रही हैं इस बैठक की, विपक्षी एकजुटता की तस्वीर, क्योंकि विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता आपको दिख रहे हैं। शरद पवार दिख रहे हैं और भी जैसे जैसे चेहरे आते हैं हम आपको बता देंगे। तमाम पार्टियां उसमें शामिल हुई हैं। सोनिया गांधी ने ही ये न्योता दिया था, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी और खबर है कि एसपी और बीएसपी शामिल हुए। तो शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, जल्दी से भदौरिया साहब क्लियर कीजिए, न्योता था और गई नहीं समाजवादी पार्टी, इसमें शामिल नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ या फिर न्योता ही नहीं आया था? सर देखिए, मैं तो एक चीज आपको बता दूं कि पुराण में लिखा है साफ साफ, संग शक्ति कलयुगे। ये जब राष्ट्र के ऊपर विपदा आती है तो पूरा विपक्ष एक होता है। भारतीय जनता पार्टी से डरती क्यों है? ये विपक्ष एकता की बात नहीं है, ये राष्ट्र एकता की बात है। और जहां तक आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, विपक्ष एक साथ है। अभी आप जब सेशन चल रहा था आपने देखा समाजवादी भी साथ था। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, सोनिया जी ने आज बुलाया था कि मतभेद नहीं है। मेरी बात सोनिया जी ने आज बुलाया था कि नहीं? बिल्कुल समाजवादी को नोता था। समाजवादी लोग अभी इस समय चूंकि ट्रेजेडी हुई है सैफई में, क्योंकि हमारे प्रभु साहब की उनकी बहन का देहांत हो गया था, तो सब लोग वहां पे, इसलिए ये बातें करना कि ये नहीं आए, और आप ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं संबित पात्रा जी। नहीं, संबित पात्रा जी के साथ दिक्कत है कि उनको एक खतरा इस बात का हमेशा रहता है कि उनकी सरकार जाने वाली है। डॉक्टर पात्रा बोल लें जरा। डॉक्टर पात्रा, विपक्षी एकजुटता, तमाम पार्टियां एक साथ आ रही है और ये एक बार दो बार नहीं हुआ है, ये लगातार कई बार से हो रहा है। क्या संकेत साफ नहीं है कि पूरा विपक्ष अब कॉम्बैट मूड में है आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ? अंजना जी, आप बुरा मत मानिएगा, आप देश की एक मूर्धन्य एंकर हैं, मगर मैं इस शो के बाद ह्यूमन राइट कमीशन में जा रहा हूं कंप्लेंट करने के लिए। ये रोज शाम होते ही आप लोग शुरू हो जाती है। अब देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज नाश्ता करने के लिए राहुल गांधी के घर में पहुंच, अब पोहा खा रहे हैं, अब श्राद्ध खा रहे हैं, अब बाहर निकलकर बरगद के पेड़ के नीचे 24 पॉलिटिकल पार्टी चाय पी रही हैं, अब दोपहर का समय हो गया, अब शरद पवार जी के घर में जाके लंच करेंगी, अब शाम को ये डिनर करेंगी। क्या हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे उसे अंजना जी? ये लंच करेंगे, चाय पिएंगे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बतियाएंगे। ये अंजना जी पहले इनको जरा साइड करिए, पहले इनको इनके घर में आज घर में अच्छी खबर नहीं है। ये क्या इनको जरा आज घर में अनहोनी हुई है, मृत्यु हो गई है घर में, ये क्या हंस रहे हैं? इनको साइड करिए। नहीं, आपकी बात साइड करिए, आपको शर्म नहीं आ रही? बातें कर रहे हो, घर में आपके बुजुर्ग चले गए हैं, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे जवाब ले लूंगी अनुराग जी, प्लीज। पहले इनको साइड करिए। घर में बोल रहे हैं पार्टी के बड़े नेता चले गए हैं और फिर भी ये हंस रहे हैं। अनुराग जी, चुप बैठा हूं, पहले आप इनको साइड करिए। प्लीज एक साथ मत बोलिए। और मैं आप पर अगर उन्होंने एक भी टिप्पणी की है मैं आपसे जरूर जवाब लूंगी। प्लीज वेट कीजिए। संबित जी बात पूरी कीजिए, विषय पर आइए। हाँ, विषय पर ही हूँ अंजना जी। अंजना जी, 1 महीने से आधे समय डिबेट क्या हुआ है? आज नाश्ते पे डिबेट हुआ है कि राहुल गांधी के घर में नाश्ता हुआ, फिर चाय पिया किसी के साथ जाकर, शरद पवार जी के घर में चाय पिया, फिर पार्लियामेंट के पीछे लॉबी में बैठ के चाय पीने लगे, फिर फिर वो ममता बनर्जी जी आ गई, अरे सारे लोग चाय पियेंगे आज ममता बनर्जी के साथ, फिर ममता जी के साथ चाय पिया, फिर संजय राउत जी आ गए, अब वो भी चाय पियेंगे, उन्होंने भी चाय पिया, अब वो फिर वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। हम क्या करेंगे इसमें अंजना जी? हम क्या करेंगे? ये चाय पियेंगे, लंच खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, वर्चुअल मीटिंग का हम क्या ये लड़े ना? ये 5 राज्य में चुनाव है, अभी डीएमके को दे 10 सीट दे, डीएमके भी आज चुनाव में है ना, वो बैठक में है ना, तो डीएमके को दे 10 सीट उत्तर प्रदेश में, दे जाके मणिपुर में ये टीएमसी को 5 सीट, कांग्रेस नहीं लड़े, हमें क्या लेना देना है? राहुल गांधी को अनाउंस कर दे कि ये पीएम कैंडिडेट होंगे 2024 में। हमने मना किया है
रिजोल्यूशन पास करे कि नहीं चलिए ममता बनर्जी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। हम क्यों इनके साथ लड़ेंगे बताइए? एक प्रेडिक्शन में कर रहा हूं। संबित जी, सोनिया गांधी वहां कह रही हैं कि विपक्ष को मिलकर 2024 के लिए रणनीति बनानी होगी, यानी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी विपक्ष सोच सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। अभी आपको चाय चाय लग रहा है बस। तो ये तो 2014 में भी तो यही कर रहे थे। अंजना जी, मैंने क्यों कहा ह्यूमन राइट कमीशन में जाऊंगा? आप याद करिए, ये 2018 में आपने सब डिबेट किया था। अब सारी बहनें एक साथ हाथ पकड़कर खड़ी हो गई है बेंगलोर में। देखो, ममता जी का हाथ थाम लिया है सोनिया जी ने, मायावती जी का भी हाथ थाम लिया है सोनिया जी ने। अब तीनों मिलकर के मोदी जी को पस्त कर देंगे। क्या होगा देखिएगा। क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड, ठीक नहीं है, एक सेकंड जरा मैं कंप्लीट कर लूं। उसके बाद 2019 से पहले ये सारे लोग कलकत्ता में भी इकट्ठे हुए थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी ये वो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, फिर हाथ पकड़ के खड़े हो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने मना किया था सीट शेयरिंग करने के लिए। मोदी जी ने इनको फोन करके कहा था नहीं प्लीज सीट शेयरिंग मत करना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा था अरे प्लीज आज करिए, 24 में क्यों करिएगा? शाम को 6 बजे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस करके उसके बाद सीट शेयरिंग घोषणा कर दीजिए। ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी, एक्चुअली क्या है ना, ये वर्चुअल मीटिंग ही करते रहेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे नहीं। प्रियंका जी, सवाल ये है कि इस विपक्षी एकजुटता का क्या मतलब? अगर 2024 के लिए एक स्ट्रैटेजी बने, सीट शेयरिंग पर कुछ बात हो, नेतृत्व कौन करेगा ये तय हो, तब तो मतलब बनेगा। ओके, सबसे पहले मैं संबित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। मेरे भाई को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि टीवी चैनल्स आजकल दिखाते हैं ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है, विपक्ष का चाय कहाँ पी जा रही है, डिनर कहाँ हो रहा है, लंचेस कहाँ हो रहे हैं। भाई साहब, यही टेलीविजन मीडिया है जो मोर के साथ जब प्रधानमंत्री समय बिताते हैं वो भी दिखाती है। वो ये भी दिखाती है किस तरीके से उनसे पूछा जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि कौन सी वैरायटी का आम वो खाना पसंद करते हैं। तो बार बार मीडिया पे ये सवाल खड़े करने की बजाय आपको कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अगर 19 विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर एक मंच पे आ रही हैं, करीब करीब देश की 60% आबादी को वो रिप्रेजेंट करती हैं, इस तरीके से उनको डिसमिस करना शायद आपको शोभा देता होगा, पर देश की जनता देख रही है। देश की जनता ये भी देख रही है कि जो अहम देश के मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर हो, वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर हो, बढ़ती महंगाई पे हो, उससे केंद्र सरकार भाग रही। कुछ ही दिनों पहले हमारी वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी ऑयल बॉन्ड्स को लेकर। जनता ने ही सामने आकर उनका सच को उजागर किया है। आप ही की राइट विंग मैगजीन्स जो हैं वो खुद ही उनका कह रही हैं कि कितनी गलत बात कह रही हैं, जनता पे महंगाई की मार पड़ी हुई है और ये सिर्फ वाभी में लुटे हुए हैं, बिजी हैं। विपक्ष आएगा, चाय भी पिएगा, डिनर भी खाएगा, लंच भी करेगा और जनता के सवाल आप लोगों के समक्ष भी रखेगा। और रही बात 2024 की, अंजना जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। 2024 आते आते समय है, नेतृत्व भी निर्णय होगा, नेतृत्व के बगैर भी चुनाव जीते गए हैं, देश का इतिहास गवाह है। साथ ही साथ मैं बस एक लास्ट चीज कहूंगी, ये 2024 तो छोड़िए, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबको एक साथ एकजुट होकर संविधान की रक्षा करने के लिए और प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिए एकजुट एक मंच पे आने की बहुत आवश्यकता है। और यही मैसेज पूरा मॉनसून सेशन ने दिखाया और यही मैसेज आज इस मीटिंग के माध्यम से हुआ है, जहां पे विपक्ष को एकजुट होकर केंद्र सरकार से सवाल पूछने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है कि जवाब दें। ठीक है संबित जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं सफल साहब के पास जाऊंगा। हाँ, छोटा सा जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अभी प्रियंका जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, मिलकर लड़ना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ आज मौका भी है, प्रियंका जी ही घोषणा कर दे कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी और शिवसेना ये कितनी कितनी सीट लेके लड़ेंगी अगली बार, या ये इनकी जो म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन होगी ये कितनी कितनी सीट बांट करके आपस में लड़ेंगी। पहले इसकी क्लैरिटी तो खुद ही दे सकती हैं, वो उपनेता है शिवसेना की, ये दे दे। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि महंगाई पे डिस्कशन होना चाहिए, कोविड पे डिस्कशन होना चाहिए, कहाँ होने दिया पार्लियामेंट में। ये वर्चुअल मीटिंग तो आप इतना करके डिस्कशन कर रहे हैं, रियल जब पार्लियामेंट चल रहा था तब तो हुआ नहीं। फिर इन्होंने कहा प्रजातंत्र की रक्षा करने हम सब एक आए हैं। अंजना जी, ये प्रजातंत्र की रक्षा करने नहीं, अपने अपने बच्चों की रक्षा करने आए हैं कि कैसे हम सब मिला के हमारे दुईगो बबुआ को बचाएंगे, तेज प्रताप को। और अभी अब दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, अभी मैंने आज तक में देखा है, तेज प्रताप और दूसरों का नाम क्या है, तेजस्वी, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है। दुईगो बबुआ को बचाना है, यहाँ समाजवादी पार्टी में एक तो बबुआ को बचाना है, वहाँ शिवसेना में भी बचाना है। ये आपको लगता है प्रजातंत्र बचाने आए हैं? हाँ अंजना जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसके बाद में जाके ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेंट करूंगा। ये हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, प्रजातंत्र बचाना है, सब अपने अपने परिवार को बचाने निकले हैं।
ठीक है, एक बार सप्पल साहब को अब दिखाइए। इस पर मैं बाद में प्रियंका जी आपसे कमेंट लूंगी। सप्पल साहब, मुझे भी जवाब देना होगा। ठीक है, दे लीजिए। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है, दे लीजिए, देख लीजिए। जी अंजना जी, जी एक सेकंड, प्रियंका जी जवाब देना चाह रही हैं। देखिए, मैं तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, गुरदीप जी 2 मिनट बस। मैं यहाँ पर, इन्होंने शिवसेना को लेकर कटाक्ष किया है, शिवसेना के बारे में परिवारवाद की बात की है, तो देश भी जानता है, भलीभांति समझ रहा है कि एक बबुआ कौन है जिसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी पड़ी है। तो आप इस बारे में बात ही कम करें तो सबके लिए अच्छा है। और रही बात कि कौन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लड़ेगा, कौन किसके साथ लड़ेगा, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप पहले आप खुद बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आने वाले चुनाव लड़ने वाली है, कि आपको इतना अधिकार है कि आप यहाँ पे बैठकर निर्णय ले लेंगे कि कितने डिसीजंस, कितनी सीट्स लड़ी जाएंगी, किसका अलायंस बनेगा, नहीं बनेगा। इस तरीके की बचपना जो है ना, ये आपको छोड़ना चाहिए। आप समझिए, आप भी बड़े हो गए हैं, आप मैच्योर होंगे, उम्मीद है। इतनी सारी डिबेट्स आपने की है, थोड़े देश के जो मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे, उस पर अगर डिस्कशन कर लेंगे तो आपको भी सुहाएगा और शायद देश की जनता भी कहेगी कि हाँ, आप सही मैच्योरिटी है, सही मैच्योरिटी है कि आपने डिस्कशन किया। आप कहते हैं प्राइस राइज की बात पार्लियामेंट में होने नहीं दी, प्राइस राइज पे चर्चा कब होने दी आपने? आप लोगों का काम ही रह गया है कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनेंगे, विपक्ष का मजाक बनाएंगे। वो विपक्ष जो आज 7% देश की जनता है, आपके वोट शेयर से ज्यादा है, विपक्ष एकजुट हुआ है, 19 पार्टियां साथ में आई हैं। आप उसमें कमियां ढूंढ सकते हैं, वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी दी हुई है आपकी पार्टी ने। पर मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, और इंडिया टुडे का ही पोल है, आज तक का पोल सामने आया है, मूड ऑफ द नेशन, जरा उस पर भी गौर फरमा लेंगे तो शायद आप सीरियस होना शुरू हो जाएंगे। संबित जी, अब आप पर कमेंट किया है तो आप एक लाइन में, लेकिन प्लीज, क्योंकि मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। हाँ, देखिए, इनको लगता है कि अगर मैं पूछ लूं कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आएगी कि नहीं, तो ये बचपने से भरा सवाल है, ये इमेच्योर सवाल है। मगर ये जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हम सब आके मोदी जी को साथ में हरा देंगे, तो ये तो स्वाभाविक सवाल है, क्यों नहीं पूछा जाए। ये अपने राज्य में साथ आएंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में लड़ेगी और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। ये इस प्रकार से आप सोच रहे हैं कि आप सत्ता में आएंगे। ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, ये भूख मिटाने की लड़ाई है। सत्ता की भूख, इतने वर्षों तक ये जो बाहर रहे हैं, पैसा खाने को मिल नहीं रहा है, करप्शन करने को मिल नहीं रहा है, तो सब इकट्ठे हुए हैं, चलो रे सब मिल करके पैसा खाएंगे। यही मैच्योरिटी है, यही हकीकत है। जी संबित जी जवाब लेते हैं। सप्पल साहब, आपके पास आते हुए, इस बैठक के, सोनिया गांधी ने जो ये बैठक बुलाई है, ऐसे देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस विपक्षी एकजुटता की धुरी के सेंटर में एक तरह से रहना चाहती है, और दूसरा, कपिल सिब्बल साहब ने अभी जो आपके सवाल उठाने वाले नेता में से एक हैं, कपिल सिब्बल की जो डिनर पार्टी थी, उसके काउंटर में ये बैठक बुलाई गई है। दोनों पर आपका जवाब सप्पल साहब। और विपक्षी एकजुटता के जरिए कहां तक आप ले जाएंगे पूरी लड़ाई को 2024 के लिए, ये भी जोड़ दे रही हूं जी। ये जो विपक्षी एकता आपको दिख रही है, ये आज शुरू नहीं हुई है। पिछला पूरा सदन, पूरा सेशन जो पार्लियामेंट का हुआ था, हर रोज मीटिंग हुई, हर रोज ये 19 पार्टियां, कभी 17, कभी 18, कभी 19 पार्टियां रोज एकजुट होके हुई। और क्यों हुई, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आज इकट्ठा हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों हुई। क्योंकि बीजेपी का जो शासनकाल है, पूरा देश इस समय चैन खो चुका है अपना। आपके अपने चैनल की रिपोर्ट है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर 1/3 लोग मिडिल क्लास से निकलकर गरीब हो गए हैं। 9.25 करोड़ मिडिल क्लास था, आप ही के इंडिया टुडे ने बताया था 6 करोड़ रह गए हैं। 23 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, लोगों की नौकरियां नहीं है और लोगों के घर में झांक रहे हैं। अभी संबित जी ने बोला कि संसद में कर लेते, पूरा सेशन में संसद में बात होती रही, भाई पेगासस पे आप कुछ बोलिए, खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला, मुंह खोला कि हम जो कमेटी बना देते हैं। सप्पल साहब, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश को, सबसे बड़े राज्य, वहां पर अगर एसपी और बीएसपी ही नहीं आते हैं ऐसी महत्वपूर्ण बैठक में, जिसको खुद सोनिया गांधी ने बुलाया है, कोई भी वजह हो, कोई दूसरा नेता, रामगोपाल यादव, कोई भी ज्वाइन कर सकता था, किसी का नहीं आना, फिर ये एकजुटता कैसी? मैं फिर से याद दिलाऊंगा, संसद के अंदर 5 मीटिंग ऐसी हुई जिसमें खुद राहुल गांधी थे और उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। कुल मिलाकर 19 मीटिंग्स हुई, उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद थी। आज किसी वजह से, जो कि भी भदौरिया साहब ने बताया, वो नहीं हुए, तो ये क्वेश्चन नहीं है।
क्वेश्चन ये है कि 9 मुख्यमंत्री थे, देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां थी। संबित जी ने मजाक उड़ा दिया कोalition उसका। संबित जी बताएं, और अभी प्रियंका जी से पूछ लिया, बताइए कितने आपके लोकल बॉडी में चुनाव लड़ेंगे। मैं संबित जी से पूछता हूं, उनके AGSU के साथ कितने लोग लड़ेंगे? उनके AINRC पार्टी है, उसके साथ उनका गठबंधन है, उनका IPFT के साथ गठबंधन है, UPPL के साथ गठबंधन है, VIP के साथ गठबंधन है। इन पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ खुद तो 40 के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पार्टियां जिसके 9 मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ता चला रहे हैं देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, वो अगर इकट्ठे आती हैं तो उसका वो उनको मजाक उड़ाना सूझता है। सवाल ये है, वो ये सोचें कि उन्होंने देश की हालत ये क्यों कर दी है। बीजेपी को ये सोचना है, संबित जी इसमें दिमाग ना लगाएं कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। संबित जी इसमें दिमाग लगाएं कि जो 23 करोड़ लोग गरीब हो गए इस देश के अंदर, उनका क्या होगा। जो 1 साल से किसान बैठा हुआ है, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आप उसका ध्यान लगाइए ना। आपने जो पूरे जगह जासूसी कर दी, आपको लोगों ने चुना, वोट देके चुना है। ठीक है, जवाब लोगों की आप जीवन अच्छा करें। संबित जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक साथ सबका जवाब। हम इकट्ठे हैं, हम इकट्ठे हैं। अजय आलोक जी, मैं संबित जी आपसे जवाब लूंगी, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, दबाव तो एक सरकार पर बनता है ना लगातार, चाहे मॉनसून सत्र है, ये एकजुटता अब एक पैटर्न बन रहा है, एकजुटता लगा। अब भदौरिया साहब, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट वेक्स्ट आ गया आपके चेहरे के सामने, देखिए उसको ठीक कीजिए। हाँ गया। अजय आलोक जी, एक दबाव तो सरकार पर बनाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है, क्योंकि आखिर लोकतंत्र में विपक्ष का एकजुट होना और एक दबाव सरकार पर बनाना एक संदेश है अपने आप में। अंजना जी, दबाव विपक्ष को क्यों नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। विपक्ष का काम ही होता है सरकार पे दबाव बनाना, उसमें कौन इनकार कर रहा है। हम लोग तो स्वागत करते हैं कि दबाव बनाइए, विपक्ष अपनी आवाज बुलंद करे। आज अच्छा लगा इस बात को देख के कि अहंकार कम हो रहा है और ताड़ का पेड़ भी झुक रहा है। एक शेर याद आ रहा है, चमन में एक लियाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो चलिए इसी तर्ज पे कांग्रेस पार्टी अब इकट्ठा हो रही है तो होने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है, ये तो उनको खुश होने की बात है। लेकिन साथ के साथ प्रश्न चिन्ह इस खुशी पे खुद ही निकाल देते हैं जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, सबके सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के दावेदार, ये लोग कोई पहुंचते ही नहीं है। तो स्वाभाविक है सत्ता पक्ष तो तंज करेगा ही, क्यों नहीं करेगा भाई। तंज करने का मौका राजनीति में कोई नहीं छोड़ता है, ना हम छोड़ेंगे ना वो छोड़ेंगे। भदौरिया साहब ये बताइए, आपने बताया कि कुछ हम छोड़ेंगे ना वो छोड़ेंगे, तो पर्सनल प्रॉब्लम से आप मिलते जुलते रहिए। प्रियंका जी एक सेकंड, भदौरिया साहब से कमेंट। भदौरिया जी नहीं पहले सवाल तो सुनिए, यही दब देखिए, सवाल तो सुनिए सर। मैं ये बोल रही हूँ कि क्या यूपी चुनाव में इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपको लड़ना है? अभी आप मान के चल रहे हैं क्योंकि आपके नेता ने कहा है कि हम किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तो उस मजबूरी के बावजूद आप कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे, ये हम माने यूपी चुनाव में भी ये चलता रहेगा? देखिए अंजना जी, एक चीज आप मान के चलिए, संबित जी की तरह हम लोग नहीं है, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्र में हमारे पार्टियों के साथ मतभेद हो सकते हैं और है मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्र और संविधान बचाने की जरूरत होती है तो हिंदुस्तान में हर व्यक्ति एक साथ आता है। अगर आपको याद हो, जब यहाँ पे इमरजेंसी हुई थी उस समय इसी लाल किले पे वाजपेयी जी के साथ बुखारी जी खड़े थे हाथ पकड़ के, क्योंकि राष्ट्र बचाने की जरूरत थी। आपको याद होगा इसी पार्लियामेंट के अंदर में कई बार बूटा सिंह बोल चुके हैं, उन्होंने बोला था सुगी बूटा सिंह जी ने कि हमारी बेटी की विदाई तब तक नहीं होती जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आ जाते। क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान में हमारे आपस के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र पे कोई बात आती है तो हिंदुस्तान पूरा एक साथ खड़ा होता है। आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आतंक से परेशान है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जिस तरह से यहाँ झूठ और जुमले फैलाए जा रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी और महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कोविड काल में किस तरह से लोगों की जाने गई, सबने देखा है। ऑक्सीजन के लिए, एक सिलेंडर पाने के लिए लोग तड़प तड़प के मर गए, परिवार का परिवार उजड़ गया, जिसके बारे में ये बात नहीं कर पाएंगे। किसान लगातार धरने पे बैठा है, जो अन्नदाता है, देश का मान सम्मान स्वाभिमान है, वो आज 8 महीने से बैठा हुआ है। उसने कितने यहाँ पे बारिश देख ली, धूप देख ली, ठंड देख ली, लेकिन सरकार का दिल नहीं पिघला। सरकार ने उनसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? सरकार तानाशाही हो चुकी है। जब कोई सरकार तानाशाही हो जाती है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति एक साथ आता है। आज पूरा व्यक्ति, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का एक साथ है। और संबित जी यहाँ बैठ के मजाक उड़ाते हैं, ये नाश्ता वो डिनर, अरे आपको कोई बुलाता नहीं तो क्या करोगे आप? क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किया जो आपको अपने घर कोई बुलाए।
आज भारतीय जनता पार्टी कोई बुलाने वाला नहीं है। इनका जेडीयू, इनके जो साथ बैठे हुए हैं वही इनके साथ नहीं खड़े होते, मुद्दे पे अलग हो जाते हैं। और जिन 40 पार्टियों को ये गांठते फिरते रहते हैं, कई बार बिखर जाती हैं, फिर जाते हैं पैर पकड़ते हैं, आओ संजय निषाद तुम आओ, फलाने तुम आओ, पकड़ते रहते हैं। इनको कौन बुला रहा है पहले इनसे पूछिए। इनको कोई नाश्ते पे नहीं बुलाता, क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की बात करते नहीं है, हिंदुस्तान की तोड़ने की बात करते हैं। ये हालत है। तो ये हाल है कि आपके सारे पिछड़े भाई में मरे जा रहे हैं, कोई नाश्ते में बुला क्यों रहा है? हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। ठीक है, प्रियंका जी भी हाथ उठा रही है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है सर, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, सभी हाथ उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप सभी बोलिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता की तस्वीर क्या 2024 तक जाएगी? क्या सीट शेयरिंग तक, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक ही उम्मीदवार उतरे, इस पर भी विपक्ष सोच सकता है। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए। सोनिया गांधी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया और उनकी बैठक, वर्चुअल बैठक के जरिए एक बड़ा संदेश विपक्षी एकजुटता का लगातार विपक्ष दे रहा है। क्या इसके संकेत, क्या 2024 तक सीट शेयरिंग यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एक ही पार्टी इनमें से उतरेगी? ऐसा कुछ संभव है मोदी वर्सेस ऑल की इस जंग में? लेकिन चर्चा को आगे लिए चलें। डॉक्टर संबित पात्रा, वो कह रहे हैं कि आपको तो कोई नाश्ते पर भी नहीं बुला रहा है। जो आपके इक्के दुक्के साथी थे, देखिए ना, एक बार शिवसेना भी, जो प्रियंका जी की पार्टी थी, उसने भी साथ छोड़ दिया। तो आपके नाश्ते, आपको तो कोई नाश्ते पे भी नहीं बुला रहा। अंजना जी, शुक्र है राहुल गांधी नाश्ते पे नहीं बुला रहे हैं। जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी का नाश्ता स्वीकार किया है, उनका क्या हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भदौरिया जी बैठे ही हुए हैं। नाश्ता कराया राहुल गांधी ने, फिर साइकिल पे बैठा लिया अखिलेश जी ने, फिर क्या हुआ? साइकिल का क्या हुआ? आज इसीलिए गए नहीं। आप याद करिए, आज बहन मायावती भी नहीं आई इनके बैठक में बीएसपी से। क्यों नहीं आए? क्योंकि नाश्ता पहले से किया हुआ था। नाश्ता करने के बाद फिर क्या हुआ, आप बताइए बीएसपी का? फिर बुआ बबुआ बने थे। बुआ बबुआ बनने के बाद चुनाव नतीजा क्या हुआ? फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, बुआ ने कहा फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। ये सब देखा है हमने। अब ये सब नाश्ता कर रहे हैं, धीरे धीरे नाश्ता करने के बाद समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के साथ नाश्ता करने से क्या होता है। देखिए, एक गणित में है कि 0 इंटू 1000 इज इक्वल टू 0। ये जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि कुछ नहीं के साथ ये गुणा करेंगे सब कुछ का, तो कुछ नहीं सब कुछ बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो सब कुछ है वो भी कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए इन सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, और जो बुद्धिमान है वो सब जानते हैं, इसलिए नहीं गए हैं। आज वर्चुअल मीटिंग में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गई नहीं। प्रियंका जी, वो कह रहे हैं नाश्ता करने से साथ रास्ता बंद हो जाता है। नाश्ता हमने किया, पेट में दर्द इनके हुआ। इतना सिंपल। बार बार इनका ध्यान नाश्ते में लगा पड़ा हुआ है, चाय में लगा हुआ है, मिठाई में लगा हुआ है। कभी आम के बारे में बात कर लीजिए, आम की चर्चा कर लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह। पर चलिए, मैं इसमें खाने पे नहीं जाना चाहूँगी। मैं अजय आलोक जी अभी बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान दिलाना चाहूँगी, क्योंकि संबित पात्रा जी ने भी ये सवाल पूछा कि आप लोग एक साथ लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, क्या आपके चुनावी स्ट्रैटेजी होगी? तो कोई अजय आलोक जी से पूछ लीजिए। जब हाँ में हाँ भरते हैं ना, तो हालत ये हो जाती है कि खुद मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से समय मांग रहे हैं, पर प्रधानमंत्री में समय नहीं दे रहे हैं मिलने का। जब आप हाँ में हाँ भरते हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में आपको सीट भी नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से समय मिल गया 23 तारीख है। हाँ में हाँ जब भरते हैं ना, तो आपको टीवी स्टूडियो में जाकर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुनकर, टीवी स्टूडियो पे जाकर वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं प्लीज पेगासस पे चर्चा करो, प्लीज पेगासस पे चर्चा करो, पर भारतीय जनता पार्टी उनको तवज्जो तक नहीं देती है। तो ये हालत होती है जब हाँ में हाँ भरने के लिए प्रवक्ताओं को बुला लिया जाता है कि अपने अलायंस के लिए लॉयल देन द लॉयल किंग भी बन जाइए, तो आप वो काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अपनी पार्टी का भी ध्यान रखिए, मैं बस यही कहूंगी। पर रही बात आने वाले समय में क्या होगा, बहुत स्पष्ट होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पार्लियामेंट में आते नहीं है, पार्लियामेंट में कोई जवाब देते नहीं है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 2 पूर्व प्रधानमंत्री राज्यसभा में बैठे हुए थे, उनके पास समय भी नहीं था कि आकर इस बारे में चर्चा करें। तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, मूड ऑफ द नेशन बाद में आया, पर मूड ऑफ द नेशन शायद पहले ही समझ गए, जिस वजह से उन्होंने संसद का पूरा बहिष्कार ही कर दिया। ठीक है, संबित जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी आप जवाब देना चाह रहे थे। नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी राय तो हमेशा से स्पष्ट रही है प्रियंका जी। जातीय जनगणना पे हमने समय मांगा था, समय जब मिला सबको पता चल गया 23 तारीख को प्रधानमंत्री से मिलेगा पूरा बिहार का सर्वदलीय, जिसमें बीजेपी भी शामिल होगी। आपको बता दूं, सर्वदलीय गठबंधन जो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी होंगे।
जातीय जनगणना के मुद्दे पे, तो ये तो हमारी स्पष्टता है। लेकिन एक बात अपनी, जब मेरी पार्टी पे आपने उठाई दिए सवाल, तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा बनता है ना। उद्धव जी मुख्यमंत्री हैं, इतने अच्छे काम करते हुए मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की आप इतनी प्रशंसा कर रही हैं, साथ में बैठ के चाय पी रही हैं, डिनर कर रही हैं, और कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं कि हम कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी बात हो रही है विपक्षी एकता, गठबंधन, साझा उम्मीदवार, कैसे क्या आप तय नहीं कर सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष ने खुलेआम पे ये बयान दिया ना, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तब बहुत मचल गया आप लोग। ये भी सच्चाई है, मिल के तो साथ में लड़े थे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा भी, सीटें कम भी आई थी, लेकिन सत्ता के लिए आप भी अलग हो गए। इसमें कौन सी सच्चाई नहीं है, एक बार ये तो खुला खेल है ना। अरे आप तो ये ना बोलिए, आप तो ये ना बोलिए नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन के बाद अरे आप तो साथ मिलकर लड़े थे, हम तो कम से कम अलग लड़े, हम तो अलग लड़े, 2020 में साथ में लड़े। पाठ पढ़ाने से पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूँ, अपना आईना देखिए ना। सलाह देने से पहले नहीं, आप मुझे आईना देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं रोज आईना देखती हूँ, और दिखाने की कोशिश भी ना करें, जरा आप देखिए, आप जरा समझिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं जब दूसरों पे उंगली लगाते हैं ना, 4 उंगली आपकी तरफ होती है भाई साहब, शायद हाँ वही बिल्कुल टिप्पणी देखकर ही, सोचकर ही, समझकर ही आपको की है, पता है मेरी तरफ होती है 4 उंगली। मैंने बस यही कहना चाहूंगी, मुझे महागठबंधन से आकर कौन चुनाव भारतीय जनता पार्टी की कृपा और रहम से मुख्यमंत्री वापस बने, तो आप हमें ना सलाह दीजिए, ये हम जानते हैं, और महाराष्ट्र में क्या होगा अनुराग जी जल्दी आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। आपकी तरह नहीं होंगे भाई साहब, ठीक है, बार-बार हम मौका मांगे, समय दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, समय दे दीजिए, हमें मिलना है और प्रधानमंत्री 23 तारीख को ये मुलाकात हो रही है। सप्पल साहब आपके पास बैठ रहे हैं अनुराग जी, लेकिन आपने जो नाश्ते की बात की थी उसमें वो उन्होंने बता दिया, वो कह रहे हैं कि एसपी बीएसपी और क्या हुआ था नाश्ता के बाद साइकिल का, ये सब वो कह रहे हैं। तो क्या यूपी का बैकग्राउंड सुनिए सर, सवाल तो सुनिए सर आराम से। यूपी और यूपी के चुनाव एक फैक्टर नहीं है एसपी की स्ट्रैटेजी के लिए, और मतलब तो तब होगा ना जब आप बीजेपी के खिलाफ सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला बना पाएंगे, वरना क्या मकसद है। मैं तो देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी से बस इतना ही बोलेंगे कि आप विपक्ष की जितनी चिंता करते हैं कि नाश्ता कहाँ कर रहे हैं, डिनर कहाँ हो रहा है, लंच कहाँ हो रहा है, इतनी चिंता अगर जनता की कर ली होती कि जनता को नाश्ता मिला कि नहीं मिला, डिनर उसको मिला कि नहीं मिला। उन्होंने आपको चुना था ना, विपक्ष ने आपको नहीं चुना था, आपको जनता ने देश की चुना था। उनका तो आपने नाश्ता छीन लिया, उनका तो खाना छीन लिया, वो तो भुखमरी के कगार पे पहुंच गए, वो तो आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। और आप जब विपक्ष एक होता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है, आप इतने डर क्यों जाते हैं नैतिक रूप से? क्योंकि आप डरे हुए हो ना। तो आपको कोई अगर एक होता मिलता है तो आप डर जाते हैं, हाँ यार देखो उनके यहाँ नाश्ता हो रहा है, अरे उनके यहाँ डिनर हो रहा है, अरे उनके यहाँ पे ये हो रहा है, पता लगाओ क्या हो रहा है। क्योंकि आप डरे हुए हो, क्योंकि आपको डर लग रहा है, सत्ता खोने का डर। जब सत्ता खोने का डर लगता है ना, तो आदमी ऐसे घबराता है जैसे आप घबरा रहे हो। हाँ, डिनर से परेशान हो, लंच से परेशान हो, आप कोई किसी के फंक्शन में जा रहा है, किसी के एनिवर्सरी में तो परेशान हो, आप किसी के बर्थडे में जा रहा है तो परेशान हो, आप पागल हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि आप देश का काम कीजिए, अगर देश का भला किया होता तो आप पे पागलपन सवार नहीं होता, जिससे आप एकदम पागलपन सवार हो गया। कोई किसी के एनिवर्सरी में जा रहा है, विपक्ष हो रहा है, कोई किसी के बर्थडे पे जा रहा है, विपक्ष हो रहा है, कोई किसी के नाश्ते में विपक्ष हो रहा है। अरे भाई, राष्ट्र एक हो रहा है, क्योंकि आपने देश के साथ अन्याय किया, आपने जनता के साथ अन्याय किया, आपने किसानों के साथ अन्याय किया, आपने युवाओं के साथ अन्याय किया, आपने राष्ट्र को धोखे में रखा है। इसीलिए राष्ट्र आपके साथ खिलाफ हो चुका है, इसीलिए आप डरे सहमे हो, आपको सिर्फ डर लग रहा है। इसको डर बोलते हैं, इसको मंथन कीजिए, डर है आपका। फिर मैं सप्पल साहब आ रही, डॉक्टर पात्र, ये पहले तो डिसाइड कर ले कि हम डरे हुए हैं या ये डरे हुए हैं। ये तो पार्लियामेंट में कहते हैं पूरा देश डरा हुआ है हमसे, और लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये आए हैं, और कम से कम 40 बार अभी बोल चुके हैं कि हम डरे हुए हैं इनसे। कमाल की बात है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि डरा कौन हुआ है, हम डरे हुए हैं या ये डरे हुए हैं, पहले इसको डिसाइड करके बताइए। आप ही दूसरे के घर का नाश्ता खोज रहे हो। अंजना जी, मैं तो बीच में नहीं बोला था, इनका पूरा हो जाए फिर मैं बोलूंगा। भदौरिया जी, क्या विपक्ष ने आवाज नीची करनी पड़ेगी, आप कहां डिनर करने जाते हो? रेडियो आपको बुलाता है, जवाब सुनिए ना सर, जवाब सुनिए ना, आपने पूरा बोले, जवाब सुनिए प्लीज सर। इनकी आवाज जरा कम करिए। डॉक्टर पात्र, अंजना जी, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो। अभी भदौरिया जी ने कहा कि ये, अंजना जी अभी इन्होंने कहा कि एनिवर्सरी थी और बर्थडे था, मुझे लगा वर्चुअल मीटिंग हो रहा है। अभी इन्होंने बताया कि ये सारे नेता बर्थडे मना, मुझे नहीं पता था, सॉरी, इस बात के लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। ये सारे नेता बर्थडे मना रहे हैं वर्चुअली, ये मुझे नहीं मालूम था। दूसरी बात है, मैं तो बहुत खुश हूं, आप राहुल, रुकिए अनुराग जी,
अरे अंजना जी, ये बर्थडे बॉय का जरा आवाज कम तो करिए। ये बर्थडे मनाकर ही मानेंगे आज यहाँ पर, हमें बोलने भी नहीं देंगे। तो अभी आप ही ने तो कहा था बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, फिर गलत मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ। मुझे लगा ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है सोनिया जी की, आपने कहा हम बर्थडे मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। ओहो अंजना जी, पहले इनकी आवाज कम तो कर दीजिए, नॉन स्टॉप ही बोलते रहेंगे। प्लीज अनुराग जी रुक जाइए। सप्पल साहब को भी बोलना है, प्लीज अनुराग जी, प्लीज। डॉक्टर पात्रा बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मैं तो बोल रहा हूँ, चलिए सबकी बात रख लेते हैं। यहाँ कांग्रेस के भी सप्पल जी बैठे हैं, अनुराग भदौरिया भी चाहते हैं कि सब एक हो जाए। मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बना दीजिए। क्यों हम लड़ रहे हैं बताइए? यहाँ जश्न माहौल होगा, मतलब सभी लोग खुश होंगे, अंजना जी भी खुश होंगी, कोई डिबेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं आपस में, ना कांग्रेस लड़ेगी, ना बीजेपी लड़ेगी, ना कोई लड़ेगा, सब खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे भदौरिया जी। मैं सप्पल जी को पूछ लीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ टंटा खत्म करो, अभी राहुल गांधी जी को अध्यक्ष घोषित करो। सब, प्रियंका चतुर्वेदी खुश, संबित पात्रा खुश, भदौरिया जी खुश, सप्पल जी खुश, अंजना जी खुश, जश्न माहौल। उसके बाद सब घर जाएंगे आराम से, लड़ाई झगड़ा बंद। अभी घोषित करो अपना अध्यक्ष घोषित होगा, सारा टीका लगा हमारे सर। ये दिक्कत क्या है? ये अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हैं। क्यों है? राहुल गांधी घोषणा कर दो ना, डिक्लेयर कर दो। हमने बोला राष्ट्र की समस्या है, अभी राष्ट्र के साथ समस्या खड़ी है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, सारा राष्ट्र। ये तो राष्ट्र की समस्या है, राहुल जी नहीं बन रहे अध्यक्ष। मनभेद नहीं है, मतभेद है। मतभेद नहीं समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। बड़ी देर से मैं वेट कर रहा था कि नंबर आए। बोलिए आ गया सर, नंबर आ गया। मैंने संबित जी को बार बार सुना, उनको बहुत चिंता हो रही है डिनर की, ब्रेकफास्ट की। वो भूल जाते हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, जीत कर बैठे हैं सरकार में। चिंता नहीं हो रही है। उनको चिंता होनी चाहिए थी संबित जी कि पिछले 1 महीने के अंदर 32 लाख लोगों की जॉब चली गई है। और चाइना जिसके आपने 100 ऐप कैंसिल किए थे ना, पिछले 1 साल में 62% उसके साथ आपका ट्रेड बढ़ गया है। आपको सरकार में रखिए, इन चीजों की चिंता कीजिए। ब्रेकफास्ट को हम निपट लेंगे। और डर क्या होता है? मैं आपसे केवल एक सवाल पूछता हूं, अगर आप जवाब टीवी पे दे दें तो मैं मानूंगा कि आप डरते नहीं हैं। आज आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत सम्मानित मंत्री गडकरी जी ने बोला कि वाजपेयी जी और नेहरू जी देश के सबसे भारत के लोकतंत्र के आदर्श प्रधानमंत्री थे। आप कीजिए समर्थन, कीजिए इसका। अगर आप डरते नहीं हैं, अपने गडकरी साहब का तो निंदा कीजिए, समर्थन कीजिए। मैं आज बोलता हूं इस चैनल के ऊपर, आप बाकी बातों की जुबानी छोड़ दीजिए, सिंपल इस बात का जवाब दीजिए, क्या आप गडकरी जी के इस वक्तव्य से सहमत हैं? सीधा सवाल है उनका, सप्पल साहब। मैं सबका जवाब देता हूं। हाँ, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैं सबका जवाब देता हूं। पहले इसका दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। बाकी आप बहुत घुमाते हैं। नहीं, मैं आपके तीनों प्रश्न का जवाब दूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। 100% जवाब दूंगा, नेहरू जी पे जवाब दूंगा। मैं तो, मेरा फेवरेट टॉपिक है, अच्छी बात बोली। गांधी परिवार मेरा फेवरेट टॉपिक है मेरे भाई सप्पल जी, मैं जरूर बोलूंगा। सप्पल जी 2 सेकंड चलिए, मैं पहले ही बोलता हूँ। सप्पल जी, आप तो सिख धर्म को मानते हैं, हम सब तो सिख धर्म को बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। आज राजीव जी का जन्मदिन भी है। मैं तो राजीव जी को भी कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री के नाते वो बहुत मतलब आदरणीय है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री है। मगर ये भी सच है कि सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ, 5000 सिखों का, सीधी बात का जवाब है। गडकरी जी के बयान से सहमत है या नहीं? सीधी बोल रहा हूं। आप सीधी सप्पल जी, बीच में मैंने नहीं बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला था, आपने। अंजना जी ये चाहते हैं मैं जवाब दूं तो इनको कहिए शांत रहेंगे। जवाब सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। सप्पल जी अगर चाहते हैं कि मैं जवाब, अगर मैं पूरा बेरोक टोक जवाब दूंगा, बेरोक टोक, आप शांति से सुनिए, मैं आपके सारे प्रधानमंत्रियों का जवाब दूंगा। नेहरू जी के लिए सुन लीजिए कान खोल के सप्पल जी, नेहरू जी नहीं होते तो ये कश्मीर की सारी प्रॉब्लम नहीं होती। नेहरू जी ना होते तो ये चाइना का इतना बड़ा भाग जो हिंदुस्तान का दे दिया है ना, अरे नेहरू ने वो काम किया है, नेहरू ने वो काम किया है, ये देश का विभाजन नेहरू ने किया है, याद रखिए। सुनो नेहरू जी की बात, आप कान खोल के नेहरू जी की बात सुनो। अंजना जी ये नेहरू जी के बारे में सुनना चाहते थे, मैं नेहरू जी की पर्दाफाश कर रहा हूं, ये सुनना चाहते थे। मैं नेहरू, आप नेहरू जी के बारे में सुनिए, आप सुनिए नेहरू जी के बारे में, वो आदर्श थे या नहीं थे, सुनिए मेरी बात। आप चलिए नेहरू जी पर किसी दिन अलग से बैठ के डिबेट कर लेंगे, ताकि तसल्ली से आप सब उन पर बोल लें, क्योंकि सबका फेवरेट विषय लगता है। सवाल आज के हालात पर है और उसी पर आप बहस देख रहे थे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद, देखते रहिए आज तक। विपक्षी एकजुटता, अनेकता में एकता, यही तलाशने की कोशिश है। लेकिन क्या मोदी वर्सेस ऑल की इस जंग में कोई बड़ा रणनीतिक फैसला भी विपक्ष ले सकता है? आज तक